वेलकम टू स्टोरी टेलिंग स्पॉट। आज मैं आपको जर्मन व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म लुक हुज बैक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे कहानी का खुलासा हो जाएगा तो सावधान रहें। फिल्म की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में होती है। हिटलर अपने सलाहकार केपल के साथ है। हिटलर लोगों के केपल को अभिवादन करने के तरीके से नाखुश है। वो शिकायत करता है कि भले ही नाजी सलामी पुराना हो गया है, कम से कम लोगों को हाथ उठाकर सम्मान तो दिखाना चाहिए। फिर वो बताता है कि दुश्मन को मिटाने के लिए उसने इंसान के तौर पर हर संभव कोशिश की है। उसे जर्मनी का अस्तित्व समझ से बाहर लगता है और ये जानकर भी घबराहट होती है कि वो खुद भी यहाँ है। अगले ही सीन में वो खुद को जंगल में कहीं जमीन पर गिरा हुआ पाता है। आसमान की तरफ देखता है तो उसे दुश्मन के विमान नजर नहीं आते और वो सोचता है कि शायद उन्होंने थोड़ा आराम किया होगा। अचानक एक गेंद लुढ़कती हुई उसके पास आकर रुक जाती है। वो उठकर झाड़ी के पार एक इमारत की तरफ जाता है। तभी 3 बच्चे आकर उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। हिटलर उन्हें देखता है और सोचता है कि ये देश का भविष्य है। फिर वो उनसे सड़क का रास्ता पूछता है। उसी समय एक रिपोर्टर फैबियन सवात्स्की कैमरे से बच्चों को फिल्मा रहा होता है। दूर स्क्रीन पर हिटलर दिख जाता है। वो अपनी सेना की टोपी उठाता है और खुद से कहता है कि उसे फ्यूहर बंकर जाना चाहिए। हिटलर सड़क पर पहुंचता है और मोनोव्हील बाइक चलाते लोगों को देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि लोग उसे अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं और कहता है लोग पागल हो गए। फिर वो अपने पास से निकलती हुई एक आधुनिक कार देखता है और सोचता है कि क्या वो कोमा में चला गया था और जीत चुक गया। उसे एहसास होता है कि वो अपने हालात से पूरी तरह वाकिफ नहीं है और खुद को ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए सचेत करता है। फिर हिटलर एक आदमी से चांसलरी का रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी तस्वीर मांग लेता है। आसपास के लोग कैमरे की फ्लैश से उसे परेशान कर देते हैं और बारी बारी से तस्वीरें ले लेते हैं। अपने आसपास हो रहे असामान्य घटनाओं से भ्रमित होकर वो सोचता है कि यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। हिटलर जैसे ही वहां से जाता है, उसे एक महिला जर्मन में फोन पर बात करते हुए दिखाई देती है। वो पास जाकर उससे तारीख पूछता है, लेकिन महिला घबरा जाती है और उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है। आंखों में जलन होने से हिटलर चिल्लाता है और उसकी धुंधली हो जाती है। लड़खड़ाते हुए वो पास ही एक अखबार की दुकान पर जाता है। अखबार पर लिखी तारीख 3 अक्टूबर 2014 देखकर वो चौंक जाता है और वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। कहीं और एक टीवी स्टेशन का बॉस कर्नर क्रिस्टोफ सेंसनब्रिंक की उप प्रमुख के रूप में उनके शानदार काम के लिए उनकी तारीफ करता है। वो उन्हें तरक्की का झांसा देता है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में एक और कर्मचारी मिस कात्या बेलिनी को चुन लेता है। इससे क्रिस्टोफ गुस्से और निराशा से भर जाता है। वो अपने ऑफिस जाता है और अपने गुस्से को एक संघर्षरत फिल्म निर्माता फैबियन पर निकालता है। फैबियन अपने बॉस को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। कुछ देर बाद हिटलर अखबार की दुकान पर उठता है और दुकानदार से तारीख पूछता है। दुकानदार पुष्टि करता है कि वाकई 2014 है। परेशान हिटलर दुकानदार पर शक करता है कि उसने उसका अपहरण कर लिया है और ये सब दुश्मन की गुप्त सेवा का कोई नाटक है। वो दुकानदार को धमकाता है कि अगर वो दुश्मन के लिए काम कर रहा है तो वो उसे मार डालेगा, लेकिन दुकानदार उसे चॉकलेट की एक बार दे देता है। हिटलर काफी मशक्कत के बाद उसे खोलता है और सूंघता है। वो उसे औद्योगिक रूप से बनाया हुआ अनाज घोषित करता है और दुकानदार से पूछता है कि क्या अब भी ब्रेड की कमी है। दुकानदार हिटलर से पूछता है कि क्या कहीं पास में कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्माई जा रही है। उसे एक्टर समझ लेता है। फिर दुकानदार कहता है कि वो बिल्कुल फ्यूहर जैसा दिखता है, जिस पर हिटलर जवाब देता है कि वही फ्यूहर है। इसके बाद हिटलर तुर्की अखबार देखता है और दुकानदार से पूछता है कि क्या उसके पास स्ट्रमर या पेंजर बार है। दुकानदार कहता है कि उसके ज्यादा तुर्की ग्राहक हैं। हिटलर बर्लिन में तुर्की लोगों की मौजूदगी से हैरान हो जाता है। फिर वो अखबार से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इसे पढ़ते हुए वो मान लेता है कि वो युद्ध नहीं जीता था और जर्मनी को बिना किसी खासियत वाली कमजोर औरतों के हाथों में दे दिया गया। वो पोलैंड के अस्तित्व पर भी दुख जताता है और युद्ध को पूरी तरह से बर्बादी मानता है। इसी दौरान फैबियन फुटबॉल के बारे में अपनी वीडियो रिपोर्टिंग देख रहा होता है और निकाले जाने के गम में रो रहा होता है। उसकी माँ उसे शांत कराती है और वीडियो रोकने के लिए कहती है। पीछे हिटलर को देख लेती है। हिटलर से इतना मिलता जुलता दिखने वाला आदमी देखकर फैबियन हैरान हो जाता है। वापस दुकान में दुकानदार हिटलर को अखबार हटाकर बाहर खड़े होने के लिए कहता है। हिटलर को काम करने के लिए कहा जाने पर गुस्सा आ जाता है। दुकानदार सुझाव देता है कि हिटलर अपने कपड़े साफ कर ले, क्योंकि वो बहुत बदबू मार रहे हैं। फिर हिटलर एक लॉन्ड्री की दुकान पर जाता है और उन्हें अपनी वर्दी साफ करने के लिए कहता है। हिटलर पूछता है कि क्या उनके पास एक और वर्दी है, क्योंकि वो नंगा होकर नहीं घूम सकता। आगे हम हिटलर को जीन्स और स्वेटर पहने हुए न्यूज सेलर की तरफ जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ
फैबियन किसी तरह उसे ढूंढने में कामयाब हो गया है और दुकान में उसका इंतजार कर रहा है। हिटलर को देखने के बाद वो उसके पहनावे से हैरान रह जाता है। फैबियन हिटलर से पूछता है कि क्या वो उसे फिल्मा सकता है जब वो आधुनिक जर्मनी से गुजरेगा। हिटलर इस विचार से सहमत हो जाता है। फैबियन अपनी माँ से कुछ पैसे और कार लेकर हिटलर के साथ अपनी यात्रा शुरू कर देता है। दोनों एक होटल में रुकते हैं जहां हिटलर टेलीविजन देखकर मनोरंजित होता है। फिर वो फैबियन के प्रेजेंटेशन में राजनीति के बारे में बात करने का फैसला करता है। वह लोगों से उनकी राजनीति के बारे में विचार पूछते हुए कई जगहों पर जाता है। इंटरव्यू के बाद उसे पता चलता है कि उसके जाने के दौरान लोगों पर लोकतंत्र का बहुत कम प्रभाव पड़ा। वो लोगों में असंतोष और दबा हुआ गुस्सा देखता है जो उसे 1930 के दशक की याद दिलाता है, जब लोगों के विचार समान थे लेकिन उनके पास राजनीतिक मोहभंग शब्द नहीं था। लोग हिटलर को देश में अप्रवासियों की समस्या के बारे में बताते हैं, जिससे हिटलर अपने विचार को आगे बढ़ाता है कि नस्लों का मिश्रण काम नहीं करता। कुछ देर बाद फैबियन हिटलर से उसकी अनोखी मूंछों के बारे में पूछता है। हिटलर जवाब देता है कि उसने गैस मास्क के मुताबिक अपनी मूंछों को काटा था। थोड़ी देर बाद दोनों एक खेत में पहुंच जाते हैं जहां हिटलर को एक कुत्ते ने काट लिया है। वो गुस्से में आकर जानवर को गोली मार देता है। फैबियन उसे डांटता है और बंदूक छीन लेता है। जैसे जैसे यात्रा चलती है, फैबियन के पास आखिरकार पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो एक योजना बनाता है और राह चलते लोगों को हिटलर से उनका स्केच बनवाने के लिए मना लेता है। हिटलर व्यंग्यात्मक तस्वीरें बनाता है जिन्हें लोग मजेदार पाते हैं और उसके लिए भुगतान करते हैं। पर्याप्त पैसा इकट्ठा करने के बाद वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वापस शहर में फैबियन क्रिस्टोफ को हिटलर की एक क्लिप दिखाता है। वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा है क्योंकि फैबियन ने उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। इतने सारे व्यूज देखकर क्रिस्टोफ प्रभावित होता है। वो फैबियन से हिटलर का नाम और संपर्क नंबर मांगता है। उससे मिलने के बाद क्रिस्टोफ को शक होता है कि हिटलर एक पागल है और फैबियन को उसे ऑफिस से ले जाने के लिए कहता है। जाने से पहले हिटलर निर्देशक के ऑफिस में घुस जाता है और उसे अपने साथ मिलकर जर्मनी को बचाने के लिए कहता है। बेलिनी इस विचार से दिलचस्पी लेती हैं और उनसे योजना के बारे में पूछती हैं। हिटलर के विचार को सुनकर वो तुरंत अपनी सहायिका को फ्यूहर को प्रसारित करने के लिए एक उचित टीवी फॉर्मेट तैयार करने के लिए कहती है। फिर फैबियन क्रिस्टोफ को धमकाता है कि उसे वापस उसकी नौकरी दे दे वरना वो हिटलर को ले जाएगा। ये सुनकर क्रिस्टोफ उसे किचन का लड़का बना देता है और वादा करता है कि जब कोई नया संपादकीय पद खुलेगा तो उसे तरक्की देगा। कुछ समय बाद हिटलर को टीवी स्टूडियो में एक टेबल दिया जाता है। क्रिस्टोफ कंप्यूटर के इस्तेमाल में हिटलर की मदद के लिए क्रोमियर को बुलाता है। हिटलर अपने समय के कंप्यूटरों को याद करता है और इस आविष्कार को महानतम आविष्कारों में से एक मानता है। क्रोमियर हिटलर को मेल के लिए साइन अप करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सूचित करती है कि उसका नाम पहले से ही लिया जा चुका है। हिटलर इस बात पर बुदबुदाता है कि दूसरों ने उसका नाम चुरा लिया और क्रोमियर को न्यू री चांसलरी इस्तेमाल करने के लिए कहता है जैसा उसे पसंद था। क्रिस्टोफ हिटलर को वो डूड नामक एक लाइव कॉमेडी शो में लाने की योजना बनाता है। वो अभी भी इस बात से खफा है कि बेलिनी को पदोन्नति मिली बजाय उसके और उसका इरादा है कि वो उसके लिए परेशानी खड़ी करेगा। वो व्यंग्यात्मक चुटकुलों के जरिए बहस में नस्लवाद लाने और हिटलर को बाहर निकालने का इरादा रखता है। शो शुरू होता है और होस्ट विट्जिगमैन मंच पर हिटलर को बुलाता है। दर्शक हिटलर की शक्ल के बारे में गपशप करते हैं, लेकिन जब हिटलर दर्शकों को देखता है तो हॉल पूरी तरह से शांत हो जाता है। हिटलर जल्द ही चुप्पी तोड़ देता है, लेकिन स्क्रिप्ट के अनुसार लाइनें नहीं पढ़ता। वो बताता है कि उसे अप्रवासियों के बारे में एक मजाक सुनाना है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो कहता है कि टीवी मानव का एक महान आविष्कार है, लेकिन जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वो बकवास हैं। वो गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर प्रकाश डालता है और भविष्यवाणी करता है कि देश के लोग बिना कुछ समझे खाई की तरफ बढ़ रहे हैं। हिटलर टीवी के खिलाफ न केवल रसातल के प्रसारण तक बल्कि तब तक लड़ने की कसम खाता है जब तक वह उन पर विजय प्राप्त करने में सफल नहीं हो जाता। हर कोई इस विचार को पसंद करता है और उसकी ताली बजाता है। हिटलर की लोकप्रियता को देखकर होस्ट विट्जिगमैन ईर्ष्यालु हो जाता है। बेलिनी क्रिस्टोफ को हर शो में हिटलर को प्रसारित करने के लिए कहती है। क्रिस्टोफ अपनी योजना के विफल होने से व्यथित है। आगामी दृश्य में हम देखते हैं कि हिटलर कई टीवी शो में साक्षात्कार देता है और साझा करता है कि उसका मकसद जर्मनी को फिर से महान बनाना है। उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ जाती है और वह कई लोगों और पार्टी नेताओं से मिलता है। वह अपने विचारों को साझा करके उन सभी को मंत्रमुग्ध करना शुरू कर देता है। एक दिन हिटलर और फैबियन बर्लिन में एनपीडी मुख्यालय का दौरा करते हैं। वो एनपीडी के संघीय अध्यक्ष उल्फ बिर्ने को बुलाता है और उनसे पूछता है कि उनका अभियान अब तक क्या हासिल कर पाया है।
हिटलर उन्हें नीचा दिखाता है और कहता है कि उन्होंने काफी समय बर्बाद कर दिया है और उनके शब्दों के कारण आंदोलन दशकों से पीछे चला गया है। जब टीवी स्टूडियो में पुलिस और जिला अटॉर्नी डीए आते हैं तो क्रिस्टोफ उत्साहित और खुश हो जाता है। वे बताते हैं कि वे घृणा फैलाने वाले कानूनों के उल्लंघन की शिकायत के लिए यहाँ आए हैं। बेलिनी पूछती है कि फिर उन्हें क्या करना है। जल्दी से क्रिस्टोफ कहता है कि उन्हें शायद फ्यूहर शो को रद्द करना पड़े। डीए का कहना है कि वे प्रसारण जारी रख सकते हैं। बेलिनी राहत की सांस लेती है। डीए के जाने के बाद क्रोमियर क्रिस्टोफ को एक पत्र सौंपती है जिसमें उस कुत्ते के भुगतान का विवरण होता है जिसे हिटलर ने अपनी यात्रा के दौरान पहले गोली मार दी थी। क्रिस्टोफ को यह सोचकर खुशी होती है कि यह परेशानी खड़ी करने का तरीका हो सकता है। अगला, हिटलर को एक टीवी कार्यक्रम में रखा जाता है जहां उससे युद्ध में उसकी विभिन्न भूमिकाओं के बारे में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। हिटलर जवाब देता है कि वह लोगों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन साक्षात्कारकर्ता उसे बताता है कि उसके सभी कार्यों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। वह उसे कुत्ते को गोली मारने की क्लिप दिखाता है। वीडियो दर्शकों को परेशान करता है। हिटलर क्रोधित हो जाता है और उसे धमकाता है कि वह उसके साथ भी ऐसा ही करेगा। वो आगे कहता है कि वह उनके स्टूडियो को टैंकों के लिए पार्किंग स्थल में बदल देगा। क्रिस्टोफ लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को देखकर खुश हो जाता है। विनाशकारी साक्षात्कार के बाद बेलिनी को निकाल दिया जाता है और क्रिस्टोफ को नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद हिटलर फैबियन के घर जाता है और उसके साथ रहने लगता है। वह भाग्य द्वारा लिए गए मार्ग पर मनोरंजन व्यक्त करता है और अपनी दूसरी किताब लिखना शुरू कर देता है। किताब जल्द ही बाजार में आ जाती है। 3 महीने बाद टीवी स्टूडियो में हर कोई एक बैठक में बैठता है जहां कंपनी को हुए भारी नुकसान पर चर्चा की जाती है। क्रिस्टोफ का मानना है कि विट्जिगमन का शो उन्हें वापस पटरी पर ला देगा, लेकिन एक कर्मचारी उसे सूचित करता है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है। क्रिस्टोफ तनावग्रस्त हो जाता है और शो हारने के लिए चुने हुए कर्मचारियों पर गुस्सा हो जाता है। कर्मचारियों में से एक हिटलर को वापस लाने का सुझाव देता है, जिससे क्रिस्टोफ की रुचि हो जाती है। वह फिर से हिटलर की तलाश करता है और फैबियन को ऑफर देता है कि अगर वे उन्हें अपने टीवी पर फिल्म प्रसारित करने दें तो वह उस फिल्म में 1 मिलियन का निवेश करेगा जिसे फैबियन और हिट शूट कर रहे हैं। हिटलर और फैबियन क्रोमियर के घर आते हैं जहां क्रोमियर की दादी हिटलर को पहचान लेती है। वो दावा करती है कि हिटलर ने सभी लोगों को गैस चेंबर में डालकर मार डाला। वो उसे अपराधी कहती है और उसे बाहर निकलने के लिए चिल्लाती है। कार में हिटलर शेयर करता है कि वह क्रोमियर के यहूदी होने पर हैरान है। वह यहूदियों को कमतर इंसान बताते हुए उनकी निंदा करना शुरू कर देता है। फैबियन हिटलर की हरकतों और उसके शब्दों से निराश हो जाता है। सेट पर वापस फैबियन हिटलर को यह फिर से बताने के लिए कहता है कि वो इस जगह पर कैसे पहुंचा। फैबियन हिटलर से पूछता है कि जंगल में उसके पास गेंद लुढ़कने से पहले क्या हुआ था, लेकिन हिटलर को याद नहीं आता। बाद में रात को वो सेट से बाहर निकलता है और कुछ गुंडों से घिरा हुआ होता है। वो उसे जर्मनी को वापस लाने का कारण बताते हैं और उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा लगाते हैं। हिटलर आंखें खोलता है तो खुद को अस्पताल में बेलिनी के सामने पाता है। उसी समय फैबियन फुटबॉल के बारे में लड़कों द्वारा कैप्चर किए गए वीडियो के फुटेज को देखता है। वो इसे गौर से देखता है और पाता है कि हिटलर वहीं से उठा जहां वो लेटा हुआ था। फैबियन जो हुआ उससे अचंभित हो जाता है। वो जल्दी से उस जगह पर जाता है और वहां एक बोर्ड पाता है जो उस स्थान को फ्यूहर बंकर का ऐतिहासिक स्थल बताता है। फैबियन अस्पताल दौड़ता है लेकिन हिटलर को नहीं पाता। बेलिनी कहती है कि वो शूटिंग सेट पर गया है। फैबियन बताता है कि वो असली एडोल्फ हिटलर है, लेकिन बेलिनी उस पर विश्वास नहीं करती और अपने सिद्धांत को हिस्टीरिक रूप से समझाने की कोशिश करता है। गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भाग जाता है। फिर फैबियन सेट पर पहुंचता है और हिटलर पर बंदूक तान देता है। उसकी पहचान के बारे में पूछे जाने पर हिटलर बताता है कि उसने कभी किसी और होने का दावा नहीं किया। फैबियन का कहना है कि हिटलर अपने प्रचार से लोगों को बेवकूफ बना रहा है, जिस पर हिटलर जवाब देता है कि 1933 में लोगों ने खुले तौर पर उसके विचार साझा करने वाले नेता को चुना था। फैबियन अपनी बंदूक के साथ हिटलर को इमारत की छत पर ले जाता है। वो हिटलर को घेर लेता है और उसे एक राक्षस घोषित करता है। हिटलर जवाब में कहता है कि आम लोगों ने एक असाधारण आदमी को चुना और देश का भाग्य उसके हवाले कर दिया। वो समझाता है कि लोगों ने उसे चुना क्योंकि उनके भीतर के दिलों में वही मूल्य है। फैबियन गुस्से में हिटलर को गोली मार देता है, जिससे वो इमारत से नीचे सड़क पर गिर जाता है। जल्द ही फैबियन को हिटलर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कोई भी जर्मन उससे छुटकारा नहीं पा सकता, और हिटलर, जिसे अभी नीचे फेंका गया था, ठीक उसके पीछे फिर से प्रकट होता है। ठीक उसी समय बेलिनी स्टूडियो में कट के लिए कहती है और हर कोई शूटिंग के लिए जयकार करता है।
पता चलता है कि यह सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग थी और एक यादृच्छिक अभिनेता फाबियन की भूमिका निभा रहा था। फिर हिटलर सभी से उन साथियों को याद करने के लिए कहता है जो उनके साथ नहीं हो सके। कहीं और क्रोमियर एक मानसिक वार्ड में एक छेद के माध्यम से फाबियन को देखकर रो रही है। फिल्म के हिट होने के बाद हिटलर और बेलिनी लोगों को ऑटोग्राफ और इंटरव्यू देने में व्यस्त हैं। जैसे ही वे एक कार से गुजरते हैं, सड़क पर मौजूद लोग हिटलर के शौकीन लगते हैं और उसका सम्मान से अभिवादन करते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।